हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 26 सितंबर 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, जिसका हमने रिसेंटली एक सेशन लिया था, उसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 100 क्वेश्चंस रहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, जो 100 टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं, उसके जो 50 क्वेश्चंस है वो हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए। ये हमारा नया सेशन है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं न्यू टैग करके यहाँ पे मेंशन करके आ रहा हूँ और यहाँ पे पार्ट 2 भी हमें लिख लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग हमारे जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, द इकोनॉमिक साइज ऑफ अ कंडक्टर इज डिसाइडेड बाय, तो उसका करेक्ट आंसर है केल्विन्स लॉ। ओके, और सबसे पहले मुझे इसका करेक्ट आंसर दिया है, उनका नाम है श्रीकर जन एंड संदीप मोहपत्रा। सो शाउट आउट टू यू गाइस। ओके, अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपका नाम मेरे नेक्स्ट सेशन में, आने वाले सेशन में लूँ, तो आप मुझे हमारे इस सेशन का कंप्लीट अच्छे से देख के आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर मुझे मार्क करना है, ठीक है, कमेंट करना है। ओके, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर ये आपका हमने फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, जो हमने इसी के जस्ट रिसेंट प्रीवियस सेशन है हमारा, वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। उसमें हमने पहले जो 50 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस करा लिए। ओके, और आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 51। ओके, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस करा चुके हैं। ओके, वो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, एनुअल लोड फैक्टर ऑफ अ जनरेशन स्टेशन इज इक्वल्स टू। हमने जनरेशन का जो टॉपिक लिया था, इंडिविजुअल टॉपिक, चैनल पे मैंने अपलोड भी किया था, उसमें हमने सारे जो लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, इसके बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जो एनुअल लोड फैक्टर है जनरेशन स्टेशन का, वो क्या है, ठीक है। जो ऑप्शन है यहाँ पे गिवन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो नंबर, सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं कि लोड फैक्टर क्या होता है। लोड फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। फ्रॉम दिस सेशन ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू स्पीक स्लो, आई विल ट्राई टू टीच स्लोअर, बिकॉज मुझे एक काफ़ी आपका रिव्यू भी मिला, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस सेशन में मैंने थोड़ा क्विकली आपको एक्सप्लेन किया था। इस सेशन में हम लोग ध्यान से समझते हुए चलते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, लोड फैक्टर का फॉर्मूला है एवरेज लोड, अगर हम लोग इसको टी से, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, अगर हम लोग इसको टी से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक मिलेगा यूनिट जनरेटेड इन टी आवर्स। ओके, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं, यहाँ से टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग इसका फाइनल एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली सप्लाइड पर ईयर। लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड पर ईयर अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड। into 8760. What is that 8760? It is the number of hours present in year. एक साल में कितने घंटे रहते हैं, 8760। ओके, तो यही हमको यहाँ पे इक्वेशन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली सप्लाइड पर ईयर अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड इनटू 8760, which gives us the correct answer of this question, which is option D। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने एज आपको होमवर्क भी दिया था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इकोनॉमिक साइज ऑफ अ कंडक्टर इज डिसाइडेड बाय किर्चॉफ्स लॉ, केल्विन्स लॉ, एम्पियर्स लॉ या फिर फैराडेज लॉ। अभी मैंने आपको बताया था, इसका करेक्ट आंसर है केल्विन्स लॉ। ओके, अभी हम लोग देखते हैं एक केल्विन्स लॉ हमको क्या बताता है। आपको पता है, अगर आपने कोई एक कार खरीदी तो उसका कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ का डेप्रिसिएशन रहता है, कुछ सालों के बाद कुछ प्रोडक्ट्स का आपको डेप्रिसिएशन रहता है, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स का आपको इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन रहता है दैट मीन्स उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये केल्विन्स लॉ भी हमें ये बताता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ अ कंडक्टर, ये हम लोग कब डिसाइड कर सकते हैं, जब हमारे जो एनुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, जब हमारा एनुअल इंटरेस्ट एंड जो डेप्रिसिएशन रहेगा हमारा, जितनी उसकी वैल्यू कम होती जाएंगी, ठीक है, डेप्रिसिएट होते जाएंगे ईयर बाय ईयर, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल कॉस्ट, जितना डेप्रिसिएशन होते जाएंगे। मान लो कि आपने 1000 रुपीज़ की कंडक्टर लगा दिए, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, एनुअली
हर साल उसका डेप्रिसिएशन होगा। तो ये केल्विन्स लॉ हमको ये बताता है आपको इस तरीके से आपको कंडक्टर चूज करना है। या फिर इट शोज दैट द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ अ कंडक्टर इज दैट फॉर विच द एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू, जो कि बराबर हो जाएगी एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ये केल्विन्स लॉ हर किसी को पता रहता है, बट यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इस ग्राफ से अभी हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। ये जो C2 वाला ग्राफ दिख रहा है ये है हमारा एनुअल एनर्जी लॉस। ये जो C1 वाला ग्राफ है ये हमारा एनुअल कंडक्टर की कॉस्ट कितनी है, और यहाँ पे जो U टाइप का जो कर्व दिख रहा है ये है हमारा टोटल एनुअल कॉस्ट। यहाँ पे आप ये पॉइंट पे देख सकते हो तीनों भी पॉइंट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसके बियॉन्ड भी जाते हैं तो हमारा एनुअल कॉस्ट बढ़ेगा, इसके बियॉन्ड भी हम लोग जाते हैं तो भी हमारा कंडक्टर का एरिया बढ़ते जाएगा, ठीक है, जो कि हमें बढ़ाना नहीं है। इसके बियॉन्ड भी अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा टोटल एनुअल कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर, ओके। एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट द इकोनॉमिकल साइज ऑफ अ कंडक्टर इज दैट फॉर विच द एनुअल इंटरेस्ट एंड depreciation on the capital cost of a conductor is equals to the annual cost of energy loss। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो भी हमने अभी देखा है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेंज इज यूज्ड इन अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ओके, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ओके। तो वोल्टेज रेंज क्या है, हम लोग जहाँ पे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा 20 kV to 100 kV, ओके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने आपके लिए चार्ट भी मेंशन करके रखा है, ओके। दैट द ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे गिवन है हमारे पास, जो कि हमारे पास है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसका जो लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ रहता है वो रहता है 0 to 80 किलोमीटर्स पे, ठीक है। मान लो अगर 0 से 80 किलोमीटर के बीच में आपकी रेंज कर रही होंगी लाइन, तो उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हम लोग उसको कहते हैं जहाँ पे आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, वो होगा आपका डिस्टेंस 80 to 200 किलोमीटर्स के बीच में, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है वो रहता है फ्रॉम 0 to 20 kV। और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है ये हम लोग कंसिडर नहीं करते यहाँ पे, ओके, ध्यान में रखना होगा। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का यहाँ पे वोल्टेज कितना है, चूँकि है हमारा 20 to 100 kV। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस रहता है वो लैम्प्ड रहता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। यहाँ पे जब लॉन्ग ट्रांसमिशन की बारी आती है तो जब हमारा लेंथ रहेगा वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा, मोर देन 200 किलोमीटर यहाँ पे मैंने मेंशन किया। और हमारा जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रहेगा वो 100 kV के अबव रहेगा, उसके बियॉन्ड रहेगा, तो हम लोग उसको कहलाएंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और यहाँ पे सी जो है कैपेसिटेंस इफेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओके। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 54, ओके। चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, द करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग लैग्स द वोल्टेज, स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड्स द वोल्टेज, या फिर सप्लाई लाइंस लीड्स द वोल्टेज, या फिर मेन वाइंडिंग लीड्स द वोल्टेज। जो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है, कुछ हम लोग इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्विच, और जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहता है, यहाँ पे होगा हमारा कैपेसिटर, ओके। ये हो गया आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है, और ये हो गया हमारा मेन वाइंडिंग, ओके। तो इसमें समझ लो, मान लो IH करंट फ्लो हो रहा है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है IA, ओके। ये आपका हो गया रोटर, ठीक है, यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया, ठीक है। तो जो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो करंट रहता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को लीड करता है, ओके। कुछ इस तरीके से इसका फेजर डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज, रेफरेंस में अगर हम लोग ले लेते, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग रहती है IA हम लोग इसको मान लेते हैं, और जो आपकी मेन वाइंडिंग का करंट रहता है उसमें जो डिफरेंस रहता है वो 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है, ओके। और इसका अगर आप लोग कोऑर्डिनेट निकाल देते, हाइपोटेनस निकाल लेते, ठीक है, इसका सम अप कर लेते दोनों भी करंट्स का, तो आपका मेन करंट आ जाता है I। और ये करंट कौन सा हो गया है, ये हो गया हमारा IH, जो हमारा मेन वाइंडिंग का करंट है, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ठीक है, और ये आपका कैपेसिटर है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ओके, ध्यान में रखिएगा। इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, द करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड्स द वोल्टेज,
ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, if an AC circuit is supplied with an active power of 500 watt and reactive power of 500 VAR, then the load power factor of the circuit is, यहाँ पे हमारा एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर हमें गिवन है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, लोड पावर फैक्टर निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको? ओके, वो क्या रहेगा हमारा, अगर मान लो आपका लोड पावर फैक्टर का पावर फैक्टर अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लिख लेते हैं cos phi, वो क्या हो जाएगा, टोटल एक्टिव पावर मेजर्ड, एक्टिव पावर अपॉन टोटल अपैरेंट पावर। ओके, और यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या है, P जो है हमारे पास गिवन है वो 500 वाट है। ओके, Q जो है हमारे पास वो भी हमारे पास 500 वाट है। तो लोड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, cos phi अगर हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्टली, मैं आपको फॉर्मूला से लिख देता हूँ, P अपॉन अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ओके, तो P कितना है हमारा 500 अपॉन अंडर रूट ऑफ 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो यू विल गेट 1/√2 एज द फाइनल आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बता दूँ, जो अपैरेंट पावर है जिसको हम लोग लिखते हैं एस, वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ओके, एक्टिव पावर हमारा कितना है 500 वाट, यही हमने पुट कर दिया यहाँ, इसीलिए फॉर्मूला लेके आ गया cos phi। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 56। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड अंडर नो लोड कंडीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार और मल्टीपल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग नो लोड कंडीशन में कौन सा इसमें से प्रोडक्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या करता है, वो आइसोलेट करता है दो हेल्दी सिस्टम्स को। ठीक है, अगर आपको कुछ मेंटेनेंस करना है या फिर कुछ आपको रिपेयर्स करना है या फिर कोई भी एक हेल्दी सिस्टम आपको आइसोलेट करना है, यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन होने के कारण, तो आपको वहाँ पे आइसोलेटर की ज़रूरत रहती है, सो दैट हम लोग कंप्लीटली स्विच ऑफ आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट करना मतलब क्या होगा कि बाहरी सर्किट से हमने खुद को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल सा और काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 57। इफ एडमिटेंस y इज इक्वल्स टू a प्लस JB, देन a इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, अगर हमारा एडमिटेंस है y है a प्लस JB, तो यहाँ पे a क्या हो गया, a हो गया हमारा कंडक्टेंस, जिसको हम लोग यूजुअली G लिखते हैं। ओके, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग किस में लिखते हैं, ओम्स में। कंडक्टेंस को हम लोग लिखते हैं सीमेंस में या फिर हम लोग मोह में। ओके, कंडक्टेंस है, ठीक है, इसकी यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, जिसको हम लोग लिख लेते हैं, एक सिंबल है G। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। The next question is, the amount of AC content present in the DC output of a rectifier is given by power factor, peak factor। जो amount of AC कंटेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है DC आउटपुट में रेक्टिफायर के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं या फिर रिपल फैक्टर कहते हैं। तो उसको बेसिकली हम लोग रिपल फैक्टर करके डिनोट करते हैं एक DC सिग्नल में रेक्टिफायर के। ठीक है, ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया रेक्टिफायर का, मान लो 10 वोल्ट, ये समझ लो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। ठीक है, पॉजिटिव पीक्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे कुछ AC कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो प्रेजेंट है इसमें हम लोग कहते हैं रिपल फैक्टर, इसी को हम लोग सिग्निफाई करने के लिए रिपल फैक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और रिपल फैक्टर गैमा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ VRMS स्क्वायर अपॉन VDC स्क्वायर। ओके, -1। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर SSC ने पूछे थे मॉर्निंग शिफ्ट में 26 सितंबर को 2019 को। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ट्रांसमिशन लाइन द वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव व्हेन एवर द रिसीविंग एंड वोल्टेज VR हाफ ऑफ द सेंडिंग एंड वोल्टेज ग्रेटर दैन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, या फिर इज इक्वल्स टू सेंडिंग एंड वोल्टेज। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी हमारा वोल्टेज रेगुलेशन
नेगेटिव कब आता है? जब हमारा सेंडिंग एंड का वोल्टेज कम रहता है, दैट मीन्स जो हमारा रिसीविंग एंड का वोल्टेज वी आर है ये हमारा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सेंडिंग एंड, दैट इज वी एस इज लेस दैन वी आर। ओके, वी आर क्या हो गया हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज और वी एस हो गया हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज। दैट मीन्स आपका ये वोल्टेज ज़्यादा है तो आपका जो रेगुलेशन आएगा वी टी माइनस वी एस माइनस वी आर अपॉन वी एस। ओके, तो ये हमारा निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेटर दैन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कंपोनेंट अपोजेस द चेंज इन द सर्किट वोल्टेज? कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो चेंज इन सर्किट वोल्टेज को अपोज करता है? इंस्टेंट चेंज इन सर्किट वोल्टेज, यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो। वो डिवाइस है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है? सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। वैसे ही जो इंडक्टर है हमारा ये सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। ठीक है, मान लो करंट फ्लो हो रहा है और सडनली आप इसको करंट को ड्रॉप कर दोगे तो वो सडनली ड्रॉप नहीं होगा। ओके, और कैपेसिटेंस का है आपका, इसके अक्रॉस कुछ एक वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉर्मली चार्ज्ड वोल्टेज है तो ये सडनली आप यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देते हो इसको तो कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर। तो ये सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी कुछ सिंपल क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी जो भी हम लोग नेक्स्ट आगे आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? टू बल्ब्स रेटिंग 230 वोल्ट एंड 60 वाट and 230 volt 100 watt are connected in parallel across a supply means identify the correct statement. Neither bulb will glow. The 60 watt bulb will glow brighter. The 100 watt bulb will glow brighter. Both will glow equally bright. ओके, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। मैंने अभी रिसेंटली इस टाइप के कुछ जो क्वेश्चंस है लाइट से रिलेटेड जो भी लैम्प बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसका एक सेशन लिया है। आप यहाँ पे आई बटन पे जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में। मैं गारंटी से बताता हूँ कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, देखिए अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन यहाँ पे भी हमने देखा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? अगर दो बल्ब है रेटिंग के 230 वोल्ट के 60 वाट एंड 100 वाट के 230 वोल्ट के और पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो 100 वाट का बल्ब है वो ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है, इसके अपोजिट हो जाएगा सीरीज में अगर है तो वहाँ पे कंडीशन कुछ चेंज हो जाती है। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इस सेशन में एक्सप्लेन किया है, जाके देखिएगा। तो इस केस में क्या होगा? पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो जो हमारा 100 वाट का बल्ब है वो ब्राइट ग्लो करेगा। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट है तो 100 वाट का बल्ब है यहाँ पे और यहाँ पे एक 60 वाट का बल्ब, तो ये 100 वाट का जो बल्ब है तो वो ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या होगा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जो 60 वाट का बल्ब है इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट। ओके, दैट इज वाई द 100 वाट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 62. The resistive component of the rotor with a resistance R2 offered to a backward rotating flux wave in a single phase motor runs with a slip S is given as जो रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है रोटर का, रोटर रेजिस्टेंस का विद R2 जो कि ऑफर किया जाता है बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स वेव के कारण इन ए सिंगल फेज मोटर, और जो रन होता है स्लिप S से। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी R2 बाय 2 माइनस एस। उसका एक कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन है और एक कंप्लीट एक थ्योरेटिकल इसका प्रूफ है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। आगे आने वाले कोई सेशंस में मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 2 वाट मीटर मेथड द रीडिंग्स ऑफ अ 2 वाट मीटर्स आर 500 वाट्स एंड 500 वाट रिस्पेक्टिवली। द लोड पावर फैक्टर इन अ बैलेंस 3 फेज 3 वायर सर्किट इज। यहाँ पे हमने 2 वाट मीटर मेथड से जो भी क्वेश्चन आते हैं पावर फैक्टर मेजरमेंट ऑफ 3 फेज, हम लोग जब पावर 2 वाट मीटर मेथड से हम लोग मेजर करते हैं तो उसके भी कुछ कंडीशंस रहते हैं, 4 कंडीशंस है अलग अलग। ओके, तो इस केस में हम लोग फाई को क्या लिखते हैं? कॉस फाई का जो फाई आता है हमारा तो tan इनवर्स ऑफ √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ओके, तो इस केस में हमारा W1 भी 500 है, W2 भी 500 है। ओके, तो W1 माइनस W2 अगर हम लोग करते हैं तो ये ऊपर के टर्म्स को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो विच विल बी इक्वल्स टू 500 माइनस
500, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 इंटू √3 भी करते तो 0 आ जाएगा। ओके, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0, तो जो 5 आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 0। तो उसी केस में हमारा जो cos 5 रहेगा, पावर फैक्टर को हम लोग जिसको कहते हैं पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोसाइन एंगल ऑफ 5, ठीक है, बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो इस केस में cos ऑफ 0 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। दैट मीन्स हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा यूनिटी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 64। ओके, काफ़ी मैं धीरे से सेशंस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों को दिक्कत जाती है कमेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो कि आपको सर थोड़ा स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, या फिर जो भी आपके मन में रहता है, प्लीज़ डू कमेंट, सो दैट मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपके कमेंट्स की, कि आपके ऑनेस्ट फीडबैक्स मुझे मिलते हैं, उसी के डिपेंडेंट मैं आपको सेशंस प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ये सेशंस आपके लिए ही है, इसलिए मैं आपको बता दूँ, इसको आप क्लास की तरह लीजिएगा। आपको जो भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब भी करें। ओके, इसी तरीके के सेशंस में लाते रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन द स्पीड टाइम कर्व ऑफ अ ट्रेन, स्पीड इन अ डैश एंड टाइम इन आर प्लॉटेड। स्पीड हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में। ओके, और टाइम जो रहता है वो सेकंड्स में यहाँ पे प्लॉट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो स्पीड टाइम कर्व रहता है ट्रेन का, यहाँ पे रियोस्टैटिक एक्सेलरेशन होता है, देन एक्सेलरेशन ऑन अ स्पीड कर्व, देन फ्री रनिंग रहता है यहाँ पे, देन कोस्टिंग, देन ब्रेकिंग। कुछ इस तरीके से रहता है। जो टाइम रहता है हमारा वो रहता है सेकंड्स में, और जो स्पीड रहती है वो रहती है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। टाइम आवर में यहाँ पे क्लिक करके मत आइए, गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं स्पीड को, और यहाँ पे सेकंड। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते होंगे कि जो क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट है यही बहुत सारे लोगों ने टिक करके आए होंगे, बट यहाँ पे सेकंड्स में टाइम है, जो स्पीड है वो है हमारी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आंसर, ध्यान में रखिएगा। किलोमीटर आवर ये सेकंड्स में हम लोग टाइम को प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 65। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, दैट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का जहाँ पे अगर आप लोग एक कंबाइंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, निकालते हो, तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हमें देखना है। काफ़ी सिंपल सा सीरीज पैरेलल मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो तो 30 और 70 ये सीरीज़ में, तो 30 + 70 हो जाएगा हमारा 100। अगर 100 है, हम लोग एक ही लिख लेते हैं 100 को, तो 100 और 50 क्या हो जाएगा ये, या फिर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 100 एंड 100, ये कितने हो जाएंगे पैरेलल में 100। इस केस में क्या हो जाएगा 100 पैरेलल 100 अगर आप करते हो तो 50 आ जाएगा इसका। ओके, 50 + ये 50 कितना हो जाएगा 25। डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ, 50 पैरेलल 50 अगर आप लोग करते हैं तो इसका मिलेगा 25 प्लस यहाँ पे फिर आ जाएगा 25 ओम्स। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, 25 + 50 ओम्स विल बी और 75 ओम्स विल बी और फाइनल आंसर। ओके, इसका करेक्ट आंसर है 75 ओम्स। मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया और आप किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, आपके जो 30 और 70 है इसको आप मिला के करोगे 100, ठीक है। आप कुछ दो यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे इस तरीके से सर्किट हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा R1 है 50 का, ये 100 का है, ये हमने अभी यहाँ निकाल लिया 100 का एडिशन करके, यहाँ पे हमारा 50 का है। ओके, आप इस 100 को और 50 को भी हम लोग पैरेलल कर सकते हैं, वैसे भी आता है 100 × 50 अपॉन 100 + 50, कुछ इस तरीके से। ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट इन दिस केस यहाँ पे अगर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे छोटा सा टेक्निक है। अगर आपको सिमिलर नंबर ऑफ ये है रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे 100 और ये 100 का, ये 100 का और ये 100 का पैरेलल में है और इक्वल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली इसका हाफ ले सकते हो, ठीक है, 50 ओम्स। ओके, तो हम लोग इसको कंबाइन करके आप एक 50 ओम्स का रेजिस्टेंस निकाला गया। यहाँ पे अभी ये भूल जाओ, ये 50 का आ जाएगा, ठीक है, 50 ओम्स प्लस ये 50 ओम्स का। तो यहाँ पे हमने अभी फिर से एक टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। 50 और 50 कितना हो जाएगा 50 पैरेलल 50 25। अगर आपको लगता है तो हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं, ठीक है। 50 × 50 अपॉन 50 + 50, तो कितना हो जाएगा 50 × 50 विच इज़ 2500, करेक्ट। अपॉन 50 + 50 100, तो 0 से 0 कैंसिल, आ गया हमारा 25, ठीक है। दैट मीन्स हमने कंप्लीट एक फाइनल यहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्किट निकाले। ये R1 हो गया हमें हमारा, और ये हो गया हमारा 25 प्लस इसका 50 है, तो हमने सीरीज़ में कनेक्टेड,
ए और बी के अक्रॉस निकलना है तो इसको एडिशन होगी दोनों की। करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ तरीके से मैं इससे यही आपको एक्सप्लेन बताना चाहता हूँ कि आपकी जो अप्रोच होती है क्वेश्चंस को लेके वो अगर आपकी सही हो, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा, ये एग्जाम को क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 66। लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया और इंपॉर्टेंट भी। देखिए जो लोग नए स्टूडेंट्स होंगे मैं उन लोगों को प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमने जो भी चैनल पे वीडियोस अपलोड किए, सेशंस अपलोड किए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो वहाँ पे कोई भी आप लोग पर्टिकुलर एग्जाम को भी लेके वो वहाँ पे मैंने सेशंस अपलोड किए होंगे तो प्लीज़ जाके देखिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीटली ऐसा हम लोग प्रीडिफाइन नहीं कर सकते कि ये सेशन उसी के लिए लिमिटेड है। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस सेशंस को प्लीज़ जाके देखिएगा जो भी आपने नहीं देखे होंगे, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एक्स का आउटपुट कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आपको अगर गेट आपने लॉजिक गेट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा गेट है ये है हमारा एंड गेट। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल भी मैंने आपको बताया था। अगर ए और बी आपके इनपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इस केस में आपके जो आउटपुट आते हैं एक्स, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे एक्स मान लेते तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 0 0 0 1। सिर्फ 1 1 की कंडीशन में ही हमारा आउटपुट 1 आता है। ओके, और हम लोग इसका जो सर्किट का इक्वेशन है वो हम लोग ए डॉट बी लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे और गेट रहता कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विच इज़ ए डॉट बी। ए एंड बी हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एंड। ओके, ए एंड बी, ये इसका आउटपुट इक्वेशन आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 67। इस केस में क्या कह रहा है, इन अ सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड अ रन मोटर द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स टू बी यूज्ड इन इट। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में कितने यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को एक यहाँ पे कैपेसिटर नहीं यूज़ करते, ये गलत आंसर है। ठीक है, हम लोग बेसिकली 2 कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपके डिलिबरेटली आपको सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपके माइंड में ये बैठ सके और आपको इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सको। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर है ये। ठीक है, दैट मीन्स कैपेसिटर स्टार्ट CS भी लगा है और CR भी लगा है। यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेशंस आपको स्किप नहीं करना, मैं अच्छे से ध्यान से बता दूँ, छोटी से छोटी चीज़। देखिए मैं आपको बताता इसी क्वेश्चन में आपको मल्टीपल MCQs कैसे आप एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यहाँ पे वो पूछ सकते हैं जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है CS, ये कौन सा रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रहता है, ऑयल फिल्ड रहता है, या फिर पेपर कैपेसिटर रहता है, तो कौन सा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आप काफ़ी ध्यान से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर रहता है वो रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक, और इसकी वैल्यू क्या रहती है, वो रहती है लार्ज। ओके, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कैपेसिटर CS विच इज कनेक्टेड इन विच इज़ अ स्टार्टिंग कैपेसिटर एंड इज शॉर्ट टाइम रेटेड, तो उसका वो कौन सा रहता है, वो रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक, और वो उसका जो वैल्यू रहता है वो रहता है लार्ज। और इसी केस में यहाँ पे जो CR है दैट मीन्स रनिंग कैपेसिटर है, CR यहाँ पे मैं ऊपर मार्क करके रख देता हूँ। ये जो रहता है हमारा, ये रहता है ऑयल फील्ड। ओके, ये हमारा ऑयल फील्ड कैपेसिटर, इसमें हम लोग ये हमारा रहता है लॉन्ग टाइम रेटिंग के लिए। ठीक है, और ये जो रहता है हमारा, ये शॉर्ट टाइम रेटिंग है। क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर एक मोटर को एक पर्टिकुलर स्पीड होने के बाद में ये डिस्कनेक्ट हो जाता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। ठीक है, तो ये शॉर्ट टाइम रेटिंग रहता है और इसका जो वैल्यू रहता है वो लार्ज रहता है, और वो रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ करते हैं और रनिंग कैपेसिटर हम लोग पेपर ऑयल फिल्ड कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस में आपको टैकल करता है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 68। 3 lamps are connected in a series across a 120 volt supply and take a current of 1.5 ampere. 3 लैम्प है हमारे पास, let me change the color. We have a 3 lamp, lamp 1, lamp 2 and lamp 3, जो कि सीरीज में कनेक्ट है 120 वोल्ट के। ठीक है, और उसका जो करंट है वो है हमारा 1.5 एम्पेयर। ओके, और इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ऑफ द लैम्प इज 30 ohms ईच, अगर इसका 30 ohms है, इसका 30 ohms है, इसका हमको पता नहीं, तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड लैम्प, यहाँ पे हमको पूछा गया
तीसरे लैम्प का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, L3 का मान लो कितना होता है। तो आपको एक ओम्स लॉ आपको यहाँ पे काम में आएगा। अगर आप लोग कंप्लीटली टोटल इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास वोल्टेज गिवन है और आपके पास करंट गिवन है। वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट और करंट कितना है आपका 1.5 एम्पियर। तो उसको आप लोग डिवाइड कर दे तो आपका आ जाएगा 80 ओम्स हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 80 ओम्स में जो इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ सो दैट ये देखिए ये इसका रेजिस्टेंस होगा, ये बल्ब का, इस बल्ब का है और इस बल्ब का होगा L3 का। 30 ओम्स हमारा इसका गिवन है, 30 ओम्स हमारा L2 का भी गिवन है, बट यहाँ पे जो L3 का गिवन नहीं, बट हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है और ये सीरीज में कनेक्ट है 30 + 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 - 30 + 30 करते हैं, ठीक है, 60। दैट मीन्स 80 - अगर हम लोग 60 करते हैं तो हमारा एक इसका जो बचा हुआ L3 का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 20 ओम्स का ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड और हर लैम्प का कुछ रेजिस्टेंस रहता है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया था। ये हमारा जो लैम्प हो गया, इसके अंदर जो एलिमेंट रहता है ये एक रेजिस्टिव एलिमेंट ही रहता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको ओम्स लॉ से हम लोग काफ़ी अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें और आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें, ओके। एंड आई डू अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल फीडबैक एज वेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू से कि मैं ट्राई करता हूँ काफ़ी ज़्यादा हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ EF इज इक्वल टू -d∅/dt वेयर EF इज द EMF एंड phi इज द फ्लक्स लिंकेज इन अ सिंगल टर्न कॉइल कैन बेस्ट रिप्रेजेंट। ये जो इक्वेशन है उसको किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट करता है ये फैराडेज लॉ को और लेंजेज लॉ को। d∅/dt फैराडेज लॉ को डिफाइन करता है, ये जो माइनस साइन है ये डिफाइन करते हैं लेंजेज लॉ को, ओके। ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 70। इस केस में क्या पूछ रहा है हमें, द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज लोड कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ द इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल आर। अगर हम लोग पावर फैक्टर को निकालना है सिंगल फेज लोड का, तो हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो हमारे पास वोल्ट मीटर चाहिए, एमीटर चाहिए, वाट मीटर चाहिए, या फिर कौन से अदर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक वोल्ट मीटर लगेगा, एक एमीटर लगेगा और एक वाट मीटर लगेगा। देखिए मैं आपको कैसे बता देता हूँ, ठीक है। cos phi अगर आपको निकालना है तो हमारे पास पावर लगेगा अपॉन वोल्टेज इंटू वाई, क्योंकि हम लोग लिखते हैं पावर इज इक्वल टू VI cos phi सिंगल फेज कंडीशन में। 3 फेज से हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वोल्ट मीटर लगेगा वोल्टेज मेजर करने के लिए, करंट मेजरमेंट के लिए एमीटर लगेगा, हमें वाट मीटर भी लगेगा, ठीक है, पावर मेजरमेंट करने के लिए। तो इससे हम लोग cos phi निकाल सकेंगे, ठीक है। दैट मीन्स इन दैट केस वी नीड 3 ऑफ देम, ओके। दैट मीन्स हमारे पास वोल्ट मीटर भी चाहिए, एमीटर भी चाहिए और वाट मीटर भी चाहिए, ओके। ये था इसका करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 71। द करंट इन द ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज ड्यू टू। क्या पूछा है हमें, द करंट इन द ट्रांसमिशन लाइन अंडर द नो लोड कंडीशन इज ड्यू टू स्पिनिंग रिजर्व, कोरोना इफेक्ट, कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन या फिर बैक टू बैक फ्लो फ्रॉम अर्थ। तो इस केस में जो करंट रहता है ट्रांसमिशन लाइन में अंडर नो लोड, वो रहता है कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन की वजह से, ठीक है। जो हमारा लाइन का कैपेसिटेंस रहता है उसके वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट। इसमें से यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस गिवन है, स्विच यार्ड, ऐश प्रिसिपिटेटर्स, ड्रॉट फैन, सर्ज चेम्बर, इसमें से हमारा कौन सा स्टीम पावर प्लांट का इक्विपमेंट नहीं है। तो हमारा सर्ज चेम्बर जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जनरली स्टीम टरबाइन पावर प्लांट में कुछ मेन पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि हो गया बॉयलर। मैं आपको कुछ लिस्ट बता देता हूँ। स्टीम टरबाइन, ओके, कंडेंसर, जनरेटर, सुपर हीटर, यहाँ पे सुपर हीटर रहता है, ठीक है। और रहता है यहाँ पे इकोनोमाइजर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। रीहीटर रहता है उसमें,
ठीक है, कोल एंड ऐश हैंडलिंग प्लांट रहता है, ड्रॉट फैन रहता है एंड इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड भी रहता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्च चेंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन नंबर 73। इस केस में क्या करें, द ट्रेड नेम ऑफ निकल कॉपर अलॉय दैट इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट इज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक निकल कॉपर अलॉय को एक ट्रेड नेम है, एक नॉर्मल उसका नॉमेनक्लेचर है, एक कॉमन नाम है उसका, तो उसको हम लोग कहते हैं यूरेका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 74। इस केस में क्या कह रहा है, द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस एज सीन थ्रू द टर्मिनल ए एंड बी इज, तो इसको आपको थेवेनिन्स थ्योरम से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हमें थेवेनिन्स का रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो RLL लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे अक्रॉस ए एंड बी के पूछा है, ठीक है, तो हमको रिमूव करना पड़ेगा। थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा करंट जो रहता है, वोल्टेज सोर्स जो रहता है, ठीक है, और करंट सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल देते हैं और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट से। ओके, दैट मीन्स हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और हमारा जो करंट सोर्स जो रहता है, हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम में जब भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं उस केस में क्या करते हैं हम लोग, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या हो जाएगा, उसमें से जो वोल्टेज है मान लो, ठीक है, 12 वोल्ट का हमें सप्लाई मिल रहा है, इसको शॉर्ट कर देंगे तो विल गेट 0 वोल्ट। ठीक है, करंट सोर्स को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे तो वो करंट फ्लो ही नहीं हुआ सर्किट कंप्लीट ना होने के कारण। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले RL को निकाल लेते हैं, तो कुछ इसको एक यहाँ से आप ओपन कर लो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसको हमने रिमूव कर दिया। और यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने देखा वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते, तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाएगा और ये भी हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस तरीके से निकलेगा। बट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कुछ आपको नज़र आ रहा है क्या, 2 ohms और 4 ohms की सीरीज़ में, तो इसको हम लोग टोटल लिख लेते हैं 6 ohm और 6 ohms यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस में आ जाएगा। सेम भी हमने जैसे सॉल्व किया, यहाँ पे 3 ohms 6 ohms आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया हमारा 2 ohms का यहाँ पे रेजिस्टेंस। ओके, अभी मैंने आपको बताया था 6 ohms और 6 ohms पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 ohms। ठीक है, ये रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, 3 + 3 यहाँ पे अगर आप कंबाइन आ जाता है तो चलिए मैं आपको बना ही देता हूँ, 3 ohms और यहाँ पे जो 3 ohms का एक रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, प्लस ये 6 ohm का, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, करेक्ट। यहाँ पे 6 ohms का फिर से आ जाएगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा, ये 6, और यहाँ पे जो 6 आया वो हो जाएगा 3 ohms प्लस 3 ohms प्लस ये 2 ohms। यहाँ पे आपका कंप्लीट कंबाइंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से आएगा, 2 ohms का हो गया और यहाँ पे 3 ohms का हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 ohms का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, दैट इज 5 ohms विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस हमको पूछा है, RTH हमें निकालना है, RTH जनरली हम लोग VTH निकालते हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया, ये भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या हमने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, इस केस में 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे 6 ऐसा आ जाएगा, 6 + 6 कितना पैरेलल में है, 6 और 6 पैरेलल में होने के कारण ये 3 ohms हो गया, इसमें आ जाएगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ohm का, फिर से 6 ohm का ये पैरेलल में आ जाएगा, फिर से ये 3 ohms हो जाएगा, ये 3 ohms + 2 ohm हो जाएगा, 2 ohms हो जाएगा आपका कंप्लीट। 5 ohms विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफ़ी सिंपल है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि अप्रोच हो जाए हर छोटे से छोटे कंसेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर क्या करता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो करता है हमारा चेन रिएक्शन का कंट्रोल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, मॉडरेटर इज अ मटेरियल यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस फ्रॉम फ्यूजन। और हम लोग यूरेनियम U-235 ये एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन रिगार्डिंग द कपल्ड कॉइल। कपल्ड कॉइल का एक करेक्ट रिलेशन यहाँ पे बताना है। ठीक है, इस केस में आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स M इज लेस देन इक्वल्स टू L1 × L2 raised to the power 0.5। क्यों,
क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये जो L1 और L2 है हमारे, ये है हमारे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, और K जो है हमारा, के बेसिकली कुछ इस तरीके से फॉर्मूला रहता है, M इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। ओके, ये हमारे हो गया हमारे सेल्फ इंडक्टेंस, K हो गया हमारा कपलिंग कोएफिशिएंट्स। ओके, तो इस केस में कपल्ड कॉइल्स के लिए क्या रहता है, K इज लेस देन इक्वल्स टू 1 रहता है, ध्यान में रखिएगा, K इज लेस देन इक्वल्स टू 1, K इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इस केस में यही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 77। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद द करंट मार्क्ड इन द सर्किट शोन द नेट वोल्टेज अप्लाइड इज। ओके, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा -V2 माइनस V1। ओके, इस केस में करंट के डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे माइनस डायरेक्शन, माइनस जो लिखा है वो वही हमको दिखा देता है। ठीक है, तो जो नेट वोल्टेज अप्लाइड है हमारा V1 यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि करंट के जो डायरेक्शन है और यहाँ पे जो पोलैरिटी है इसका प्लस प्लस दोनों भी यहाँ पे कॉमन पे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ V1 है वो एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ V2 पे। ठीक, इस केस में, और यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे आप आए देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स यहाँ पे V डोमिनेंट है V2 से। ठीक है, ओके, बट इस केस में क्या होगा, V1 माइनस V2 हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही नहीं है। ओके, ये हो जाएगा V1 माइनस V2। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको नहीं यहाँ पे, बट आपको -V1 लग रहा है, तो हम लोग यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट V2 माइनस V1। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसको रिजॉल्व करते तो यू विल गेट अ सेम। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। We'll see the next question, which is question number 78. Okay, two inductors of a 4 Henry and a 6 Henry are connected in a series. The equivalent inductance of the combination is, यहाँ पे हमको इक्वेलेंट इंडक्टेंस निकालना है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा जो टोटल रहता है इंडक्टेंस वो रहता है कंबाइन ऑफ एडिशन जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 + 6 वो हो जाएगा हमारा 10 हेनरी। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, विच इज 10 हेनरी। हेनरी किसका यूनिट है, इंडक्टेंस मेजरमेंट का। ओके, और आपको ध्यान में रखना होगा जस्ट फॉर इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल इंडक्टेंस इज सम ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टर्स। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 79। इफ द फील्ड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। जो फील्ड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर को हम लोग फील्ड रहती है, डीसी फील्ड हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आर्मेचर पे, सॉरी यहाँ पे फील्ड सर्किट रोटर साइड में रहता है। ओके, रोटर साइड में रहता है। ओके, तो इस केस में जो अगर वो फील्ड सिंक्रोनस मोटर की अंडर एक्साइटेड तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग या फिर लीडिंग। तो उस केस में अंडर एक्साइटेड में लैगिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। इफ अ फील्ड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी लैगिंग। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट सो दैट मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो भी धीरे से और काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान से देखा करिएगा सेशंस, आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, इन एन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई लैम्बडा गामा म्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन को हम लोग लिखते हैं म्यू। ओके, म्यू इज इक्वल्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स टू द ट्रैक्टिव एफर्ट। ओके, बेसिकली हम लोग इसको म्यू को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट टू प्रोपेल द व्हील ऑफ अ लोकोमोटिव टू इट्स एडेसिव वेट। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा जो कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन है वो इंप्रूव हो जाता है ड्राई सैंड होने के कारण, रस्ट होने के कारण, जो रेल्स में रस्टिंग रहती है उसके कारण, या फिर डस्ट, और उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन है वो आपका कम हो जाएगा जब हमारे पास ट्रेन्स के रेल्स के ऊपर वो कुछ ड्यू रहेगा या फिर ऑयल या फिर ग्रीस रहेगा, सो दैट इसका जो म्यू का वैल्यू है वो कम रहेगा। ठीक है, तो इसका इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज़ म्यू। इन द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 81। द रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लोड फैक्टर। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड, लोड फैक्टर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। डैश मोटर इज रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल मोटर। कौन सा मोटर एज अ यूनिवर्सल मोटर हम लोग यूज़ करते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, सीरीज मोटर वी यूज एज अ यूनिवर्सल मोटर है। आपको ध्यान में रखना होगा, यूनिवर्सल मोटर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? मिक्सिस में। हमारे जो जनरल मिक्सर ग्राइंडर्स रहते हैं, हम लोग यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर हम लोग एसी पे कनेक्ट करके चलाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर करके कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरीज मोटर इज रेफर्ड टू एज अ यूनिवर्सल मोटर। हॉन्टिंग ऑकर्स इन इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर या फिर डीसी सीरीज मोटर। तो हॉन्टिंग जो रहती है वो सिंक्रोनस मोटर में रहती है, जब हमारा रोटर हॉन्ट करता है, ट्राई टू लॉक बिटवीन द स्टेटर पोल्स एंड रेटर पोल्स, ठीक है। जब उसकी जो डिसलोकेट हो जाती है, उसकी जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं हंटिंग। तो इस केस में क्या हो जाता है कि जो रोटर है, ये मान लो रोटर है, ये बैक एंड फोर्थ मूव होता रहता है कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक लॉकिंग को अचीव करने के लिए। ये कब होता है कि जब हम लोग ज़्यादा एक्सेसिव लोड सिंक्रोनस मोटर पे अप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में आपको ध्यान में रखना होगा, करेक्ट आंसर है इसका सिंक्रोनस मोटर। हॉन्टिंग ऑकर्स इन अ सिंक्रोनस मोटर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 84। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? एक्सटेंशन ऑफ अ मूविंग आयन एमीटर रेंज कैन बी डन बाय। अगर मूविंग आयन का हमें एक्सटेंशन करना है तो हम लोग शंट यूज़ करते हैं, इंडक्टर यूज़ करते हैं, फिर मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग कैपेसिटर करते हैं। तो अगर हमारा एमीटर का शंट रेंज अगर हम लोग एक्सटेंड करना है तो हम लोग शंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन कर दिया RSH, ओके। इससे क्या होता है, जो ये मान लो हमारा एमीटर हो गया, इसमें से कुछ एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, बट अगर हम लोग इससे भी लो रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे इसमें से जाने वाला करंट कुछ इसमें से भी फ्लो होगा। दैट मीन्स वी कैन एक्सटेंड द एमीटर रेंज बाय यूजिंग शंट। अगर आपको यहाँ पे वोल्ट मीटर रहता तो यहाँ पे मल्टीप्लायर करके ऑप्शन करेक्ट रहता था। वो मल्टीप्लायर दैट इज एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है जो हम लोग वोल्ट मीटर में कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है। तो इस केस में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 85। At f is equals to dash, the RLC series circuit operates at the unity power factor, okay। तो इस केस में हो जाएगा f is equals to dash, that means f when f is equals to 1 upon twice under root of LC, 1 upon twice by under root of LC। इस केस में क्या हो जाएगा, सीरीज सर्किट जो होगा वो यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा जब वैल्यू f की रहेगी 1 upon twice by under root of LC। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an AC network the load connected is 10 plus J10, the phase relation between the voltage applied and the current through the load is। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में पूछा गया था फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड एंड द करंट थ्रू द लोड। करंट और वोल्टेज का यहाँ पे फेज रिलेशन पूछा गया है, बट इसको हम लोग इसका रिलेशन में हम लोग जहाँ पे ऑप्शन में देखते थे यहाँ पे कुछ एंगल्स यहाँ पे गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको सबसे पहले करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे जो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 प्लस J10 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगुलर टू पोलर में, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 tan इनवर्स एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1, ओके। तो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू हो जाता है 10 अंडर रूट 2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वोल्टेज लीड्स करंट बाय 45 डिग्री। दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। The skin effect does not depend upon shape of conductor, operating voltage, diameter of a conductor या फिर frequency। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज पे ये डिपेंड नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्किन इफेक्ट जो होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बाकी सारे जो शेप ऑफ कंडक्टर, डायमीटर, फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्किन इफेक्ट में होता क्या है, जो कंडक्टर है मान लो, ठीक है, इसमें से AC करंट फ्लो करना है, तो ये कंडक्टर है कम्प्लीटली, तो वो आउटर सरफेस से ही फ्लो होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मान लो इतना ही पोर्शन वो यूज़ करता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द इनर कोर ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर है कंप्लीट। बट DC कंडीशन में क्या हो जाता है, वो यहाँ पे DC करंट जो है वो इनर कोर से फ्लो होता है इंस्टेड ऑफ आउटर से, ठीक है। और अगर एकदम हाई फ्रिक्वेंसी है तो वो एकदम थिन जो उसकी पेरीफेरी है उसी से ही फ्लो होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं स्किन इफेक्ट, और ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये है इसका करेक्ट आंसर ऑपरेटिंग वोल्टेज विच इज ऑप्शन नंबर बी। नॉर्टन्स करंट इन द सर्किट शोन बिलो इज। यहाँ पे नॉर्टन्स करंट यहाँ पे हमको पूछा गया,
तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे 120 एम्पियर्स, 12 एम्पियर्स, 4 एम्पियर्स और 2 एम्पियर्स यहाँ पे गिवन है। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि या फिर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम हमें क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल एनर्जी सोर्सेज एंड रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल कांस्टेंट करंट सोर्स विद पैरेलल विद अ सिंगल रेजिस्टेंस। एक नंबर ऑफ हमारे पास एनर्जी सोर्सेज कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे सिंगल कांस्टेंट करंट सोर्स को, ठीक है, इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल लेते, तो या फिर हम लोग इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस नॉर्टन सर्किट में क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, हम लोग जो RL है इसको निकाल लेते हैं और इसको हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट करते हैं। तो कुछ सर्किट में आप एनालाइज करो, यहाँ पे अगर हम लोग इसको शॉर्ट कर देते हैं तो ये 30 ओम्स का रेजिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा, 150 ओम्स का भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और ये RL को हम लोग शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा हो गया वोल्टेज सोर्स कितना है, 360 वोल्ट का। इस केस में अगर आप नोटिस करते होगे तो 30 ओम्स और 150 ओम्स सीरीज़ में नहीं है। ठीक है, ये तो डायरेक्टली शॉर्ट हो गया ना यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि करंट क्यों यहाँ से फ्लो होगा, करंट तो डायरेक्टली ये पाथ फॉलो करेगा। दैट मीन्स 30 ओम्स का हमारे पास रेजिस्टेंस है एक फाइनल, और 360 वोल्ट का हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। तो करंट कितना फ्लो होगा, 360 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, विच इज़ 12 एम्पियर्स। ओके, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में आपको मेंशन कर दिया। नॉर्टन्स थ्योरम स्टेट्स दैट एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल एनर्जी सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल कांस्टेंट करंट सोर्स से हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं इन पैरेलल विद अ सिंगल रजिस्टर। ओके, ये इसका स्टेटमेंट था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 89। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हिस्टेरेसिस लॉस लीस्ट डिपेंड्स अपॉन। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से आपको पढ़ना होगा, हिस्टेरेसिस लॉस लीस्ट डिपेंड करता है, मतलब सबसे कम डिपेंड करता है कौन से फैक्टर्स पे, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, स्टेनमेट्स कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, बट ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे उतना डिपेंड नहीं करता है। ओके, हिस्टेरेसिस लॉसेस को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, WH इज इक्वल्स टू ईटा इंटू BM रेज़्ड टू द पावर 1.6 इंटू F इंटू V। ओके, ये इसका इक्वेशन हो गया। ठीक है, BM क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। F हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, V होगा हमारा वोल्टेज, और ईटा हो गया हमारा स्टेनमेट्स कांस्टेंट, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं हिस्टेरेसिस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा हिस्टेरेसिस लॉसेस लिस्ट डिपेंड अपॉन, ये सबसे कम डिपेंड करते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट इज व्हाट, वेस्ट लाइट फैक्टर, द एब्सॉर्प्शन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर, या फिर मेंटेनेंस फैक्टर। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है हमारा, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट। ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट और अपॉन यहाँ पे इंसिडेंट लाइट हमें पूछा, रिफ्लेक्शन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ये इसका फॉर्मूला था, या फिर इसको हमने इस तरीके से मैनिपुलेट किया। ठीक है, और एब्सॉर्प्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सॉर्ब्ड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन फैक्टर, और रिफ्लेक्शन फैक्टर का क्या रेशियो है, रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट फेज कैपेसिटर एंड शेडेड पोल इंडक्शन शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर आर क्लासिफाइड एज। स्प्लिट फेज कैपेसिटर एंड शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर को हम लोग किस में क्लासीफाई करते हैं, वो हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्लासीफाई करते हैं। काफ़ी सिंपल सा आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 92। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, P इज इक्वल्स टू Q इंटू HG विच इज द वाटर पावर इक्वेशन। Head is measured in a meters, G is in a gravity constant. The G gravity constant is measured in a meter per second square, and then the measuring unit of Q flow rate of water is। तो इस केस में हम लोग जो वाटर का Q का जो रेट है हम लोग किस में यूज़ करते हैं, मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, या फिर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा जो Q है, जो हमारा क्या है मेजरिंग यूनिट है Q, या फिर हम लोग इसको कैसे कहते हैं फ्लो रेट ऑफ वाटर, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस।
We'll see the question number 93. Find H ampere turns per meter at a center of a circular coil of a diameter 1 meter and carrying a current of 2 amperes. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अगर आपको ध्यान में रखना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग लिखते हैं H, ओके, विच इज इक्वल्स टू I बाय ट्वाइस पाई R। ये किसके लिए रहता है, वेन आई यहाँ पे क्या हो गया, हमारा हो गया करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, R जो हो गया हमारा रेडियस हो गया सर्कुलर कॉइल का, ठीक है। इस केस में R कितना है हमारे पास 1 मीटर है, तो रेडियस यहाँ पे गिवन है कितना है, या फिर डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है 1 मीटर का गिवन है, ठीक है। तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 0.5 मीटर्स, करेक्ट। और दैट मीन्स हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और आई भी हमारा 2 एम्पियर्स का गिवन है, एच को हम लोग निकाल सकेंगे 2 अपॉन, यहाँ पे हम सब वैल्यूज पुट कर देते, ट्वाइस पाई इंटू रेडियस कितना 0.5। तो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट अ 0.636 एम्पियर टर्न पर मीटर इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पे सर्कुलर कॉइल पूछा है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। तो इस केस में आपको फॉर्मूला रखना होगा H इज इक्वल्स टू I बाय ट्वाइस पाई R, ओके। और यहाँ पे कलर चेंज करके मैं पे फॉर्मूला बता देता हूँ सो दैट आपको ध्यान में रहे। अगर यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर का पूछा है तो इस केस में H हो जाएगा हमारा I बाय ट्वाइस R। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। सर्कुलर कॉइल पूछा है तो I अपॉन ट्वाइस पाई R हो जाएगा, और अगर आपको स्ट्रेट कंडक्टर का पूछा है तो I बाय ट्वाइस R हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 94। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट T बी द नेट टॉर्क डेवलप्ड बाय द रोटर रन्स एट अ ओमेगा रेडियन पर सेकंड्स, व्हाट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। यहाँ पे मैकेनिकल पावर डेवलप्ड कितना होता है ये हमको बताना होगा। यहाँ पे ओमेगा क्या रहता है, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, वो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ओके, जिसको हम लोग मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड्स में, ओके। टी हो गया हमारा टॉर्क है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। एन हो गया हमारा रिवॉल्यूशन पर सेकंड्स में, या फिर हम लोग स्मॉल एन है, अगर हम लोग कैपिटल एन लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन अपॉन 60 विच इज़ रिवॉल्यूशन पर मिनट में हो गया हमारा, ठीक है। तो इस केस में हमारा पी हो जाता है पी मैकेनिकल इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो ओमेगा का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है, विच इज ट्वाइस पाई एन टी। तो आपको पता ही होगा ओमेगा आपको हम लोग क्या लिखते हैं ट्वाइस पाई कैपिटल एन, बट ये कैपिटल एन क्या है रिवॉल्यूशन पर मिनट विच इज एन बाय 60, ओके। तो पी मेक को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी मैकेनिकल इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई स्मॉल एन अपॉन 60 टी, बट स्मॉल एन बाय 60 हो जाता है हमारे कैपिटल एन, और हम लोग ओमेगा को लिखते हैं ट्वाइस पाई एन, ओके, ओमेगा टी, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज पी मेक इज इक्वल्स टू ओमेगा टी विल बी करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4F2D इज अ डैश नंबर, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल। मैंने आपको नंबर सिस्टम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेशन लिया था, हाउ टू कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम पे, जिसमें हम लोग डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, एनी बेस टू एनी बेस हम वहाँ पे कन्वर्जन किया है। वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मेंशन करा देता हूँ। यहाँ पे आपके सेशंस जब भी क्लियर होते हैं या फिर जब भी आपका सेशंस ओवर होते हैं तो वहाँ पे आई बटन पे यहाँ पे मेंशन करके सारे जो इंपॉर्टेंट सेशन में मार्क करता हूँ ड्यूरिंग द सेशन, आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हमारा 2F2D इज एन हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। A to F रहता है 0 to 9 और A to यहाँ पे हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में कंबाइंड रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 96। विच स्टार्टिंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, डेल्टा स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, रजिस्टर इन अ स्टेटर सर्किट, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, या फिर रेजिस्टेंस इन अ रोटर सर्किट। तो हम लोग रेजिस्टेंस इन अ रोटर सर्किट हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोटर सर्किट में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता वाइंडिंग्स के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 97। For a 3-layer stranded wire, a number of strands in a first, second and third layer respectively are। 3 लेयर का हमारा स्ट्रैंडेड वाइंडिंग्स है, ओके। इस केस में हमें नंबर ऑफ लेयर को काउंट करना होगा, तो इस केस में हो जाएगा हमारे 1, 6 and 12 विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
और यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता दूँ, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पूछे, जैसे ये एक कंडक्टर हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से भी कंडक्टर की पोजीशंस रहती है, करेक्ट, या फिर अगर आप इसके बियॉन्ड भी जाते हो तो, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके ऊपर कंडक्टर है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको ये कंडक्टर्स कितने रहते हैं फॉर एन लेयर आपको ये पूछा भी जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा। n इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, द x विल बी नंबर ऑफ लेयर्स, ओके, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मान लेते हैं यहाँ पे अगर हमारा 3 लेयर का स्टैंडर्ड कंडक्टर्स है, ठीक है, नंबर ऑफ लेयर यहाँ पे हमारे 3 है, ठीक है, तो n का जो वैल्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हो जाएगा हमारे 19 कंडक्टर्स हो जाएगा, ठीक है, 19 कंडक्टर्स, दैट मीन्स अगर आप कैलकुलेट भी कर लेते हो यहाँ पे, तो पहला कंडक्टर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से 6 कंडक्टर इसके आउटर में रह गए, यहाँ पे 3 कंडक्टर्स का कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल कंडक्टर्स को अगर आप काउंट करते हैं, टोटल स्ट्रैंड्स को अगर आप लोग काउंट करते हैं तो हो जाएगा हमारे 19, ओके। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। और आप इसको सॉल्व करते देखिए, फर्स्ट इसमें कितना, फर्स्ट है एक ही है, सेकंड जो लेयर है इसमें 6 है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो जो 12 है हमारे थर्ड में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, n इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ, अगर आपको स्ट्रैंड्स कैलकुलेट करने होंगे तो, ठीक है, और x क्या हो गया हमारे, ये हो गया हमारी लेयर, ओके। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 98। इन दिस क्वेश्चन हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, when the only current source is active in the circuit then find the current through the 10 ohms resistor। जब हमारा सिर्फ करंट सोर्स एक्टिव है इस सर्किट में, तो हमें करंट निकालना है फ्रॉम द 10 ohms रेजिस्टेंस, इस ohms में से हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोडल एनालिसिस लगा देते हैं, इसको हम लोग ग्राउंड कर लेते हैं, ठीक है। तो विल गेट V/5, ओके, और इसको यहाँ पे हम लोग V मान लेते और यहाँ पे ग्राउंड कर लेते, ठीक है। V/5 प्लस 2 प्लस V/10 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हमको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज को हम लोग शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग करंट सोर्स को ही एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस पे V ले लेते और यहाँ पे ग्राउंड कर लेते, तो V बाय नोडल एनालिसिस से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, V बाय R कितना है 5 है, तो इस लूप में हम लोग इस ब्रांच में निकालेंगे, V/5 प्लस 2 एम्पियर्स का एक करंट है प्लस V/10 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करते तो विल गेट I2 एज, ओके, 0.66 एम्पियर्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो काफ़ी ईजी नोडल एनालिसिस से। तो आपको यहाँ पे अगर V सॉल्व कर ले तो विल गेट V इज इक्वल्स टू -20/3V, ओके। और अगर यहाँ पे I निकालते करंट थ्रू द I2, वो हो जाएगा आपका V/10, ओके, -20/30। तो इसका एक करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.66। माइनस साइन सिर्फ आपको करंट डायरेक्शन डिनोट करती है। आई होप आपको इसका करेक्ट आंसर समझ में आएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसपोज टू reduce the copper loss, reduce the skin effect, prevent the interference with the neighboring telephones line, prevent the short circuit between the two lines। देखिए हम लोग ट्रांसपोजिशन का हम लोग किस तरीके, तो ये मान लो ए फेज़ है, ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर हमारा बी फेज़ है उसको कलर चेंज कर देता है कुछ इस तरीके से, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में हम लोग इसको फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। कि मान लो हमारा ये बी हो गया, हमारा सी फेस हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें हमारे जो इंटरफेरेंस रहता है नेबरिंग टेलीफोन्स लाइन्स में, इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज ट्रांसमिशन लाइन इज ट्रांसपोज टू प्रिवेंट द इंटरफेयरिंग with the neighboring telephones lines। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन विच इज क्वेश्चन नंबर 100। इस केस में क्या कर रहा है हमें, an alternator has a 9 slots per pole, what is the value of pitch factor if the coil span is 8 slot per pitches।
एक कॉइल का जो स्पैन है 8 स्लॉट पर पीछे है, और यहाँ पे अल्टरनेटर का जो हमारे पास गिवन है वैल्यू हुआ है 9 स्लॉट्स पर पोल, 9 स्लॉट से पर पोल पे, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पिच फैक्टर हमें निकालनी होगी, ठीक है। तो केपी हमें निकालना है इस केस में, तो आपको सबसे पहले सारी वैल्यूज़ लिख लेनी होगी, ठीक है। ये छोटा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। स्लॉट्स पर पोल हो जाएगा हमारे 9, ठीक है। कॉइल स्पैन्स है जो हमारा 8 स्लॉट है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, कॉइल इज शॉर्ट पिच्ड बाय 1 स्लॉट, ओके। तो जो कॉर्डिंग एंगल हो जाएगा जिसको हम लोग लिखते थे अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपॉन गैमा, ओके। तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्लॉट शॉर्ट पिच इन दिस केस। यहाँ पे क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा हमारा 1, ठीक है। गैमा हो जाएगा हमारा एंगुलर स्पैन, और हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच स्लॉट, ओके। और हम लोग एंगल कवर्ड बाय ईच पोल को हम लोग कैसे लिखते हैं, पाई से लिखते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल एंगल है। तो गैमा क्या हो गया हमारा पाई बाय 9, ओके, विच इज़ 20 डिग्री, ओके। इन दिस केस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू हमारा 1 है, ठीक है। अल्फ़ा हो जाएगा हमारा 20 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है के पी दैट मीन्स पिच फैक्टर का फॉर्मूला के पी इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा बाय 2, तो अल्फ़ा का वैल्यू है हमारा 20, तो कॉस ऑफ 10, ओके। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन मैं आपको बता के जा रहा हूँ। इन पीएन जंक्शन डिप्लेशन लेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू डिफिजन ऑफ आयंस, डिफिजन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, या फिर डिफिजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल coachify_official और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को भी जाके ज्वाइन करना है, और इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।